हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 4th चैप्टर, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरा थ्योरी को पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, एक एक पॉइंट को आपको बताएंगे, उसके बाद दोस्तों इसका क्वेश्चन आंसर वो करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं, चीन जो कि 2040 तक अमेरिका को पीछे कर देगा उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर यूरोपीय संघ के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, आसियान के बारे में पढ़ते हैं, भारत और चीन के बीच जो संबंध है, जो विवाद है, उसके बारे में पढ़ते हैं, जापान के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। ये पीडीएफ जो है आपको हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा कुछ दिन के बाद, हो सकता है 1 वीक के बाद। दोस्तों, वेबसाइट का नाम क्या है? तनु क्लासेस। ठीक है, तनु क्लासेस आप गूगल पे, क्रोम पे जहां भी सर्च करेंगे वहां पे आ जाएगा, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पॉइंट मैं आपको नोट करने के लिए बोलूंगा प्लीज नोट कीजिएगा, और थ्योरी पढ़ने दोस्तों आपका क्वेश्चन आंसर जो है ऑब्जेक्टिव किसी तरह का भी क्वेश्चन अगर अंदर से पूछेगा तो आप आराम से इसका आंसर को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम लोग यूरोपीय संघ के बारे में, चीन का आर्थिक महाशक्ति के रूप में जो उदय हो रहा है, आसियान तथा भारत चीन संबंध तथा विवाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूरोपीय संघ, द यूरोपियन यूनियन। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1992 में यूरोपीय संघ का गठन हुआ, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में यूरोपीय देशों की मान्यता और आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी, जिस कारण यूरोप यूरोपीय संघ का रूप में उभरा। ठीक है, तो सबसे पहले जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, शीत युद्ध हुआ था, ये सभी जो 1991 में समाप्त हो गया, उसके बाद यूरोप जो है एक प्रकार का पूर्ण रूप से कमजोर पड़ गया था। तो दोस्तों ये जो है, इसी कारण एक यूरोप जो है वो यूरोपीय संघ का स्थापना किया, यूरोपीय का रूप में उभरा। अब देखिए, यूरोपीय संघ के गठन का पूर्व घटित घटनाएं, यानी कि यूरोपीय संघ के गठन की जो पहले जो घटनाएं घटी थी, जो इवेंट घटी थी, उसको पहले देखते हैं। 1945 के बाद यूरोपीय देश के आपसी मेल मिलाप भी शीत युद्ध की काफी प्रभाव तथा सक्रिय भूमिका निभाई। ठीक है, तो 1945 के बाद जो शीत युद्ध चला था, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो उसके बाद यूरोपीय देश की जो आपसी मेल मिलाप थे, उसमें भी शीत युद्ध जो है काफी प्रभाव तथा सक्रिय भूमिका निभाया है। उसके बाद दूसरा है मार्शल योजना, जो कि अमेरिका के द्वारा निकाला गया था, जो कि यूरोप में जो गरीब देश थे, जो देश बहुत कमजोर हो गए थे, तो उसका मदद करना यह मार्शल योजना के तहत था। तो 1945 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में ध्वस्त यूरोपीय देशों के आर्थिक ढांचा को दोबारा स्थान पर खड़ा करने के लिए, दोबारा उसको उस पोजीशन में लाने के लिए, अर्थात यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए अमेरिका ने अपनी तरफ से काफी मदद की, जिसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। और आप यकीन कीजिए, मार्शल योजना के बारे में एक क्वेश्चन तो आपका रहता ही है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। मार्शल योजना लगातार दो से तीन चैप्टर में आपका आ रहा है। ठीक है, मार्शल योजना आपको समझना चाहिए। अमेरिका जो कि हेल्प किया था यूरोप के अंदर कंट्री का, उसे पूर्ण स्थिति यानी कि पूर्व स्थिति जो उसका था उसी में दोबारा खड़ा करने के लिए, बस इसी को मार्शल योजना, मार्शल प्लान कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, नाटो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी नाटो के बारे में पढ़ाया था, पिछले चैप्टर में भी, और 4th चैप्टर में भी आपका यही है। अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वह सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना। देखिए, कोई भी गठन, कोई भी संधि बनता है तो उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही होता है, जैसे कि मान लेते तो उसमें 10 देश टोटल जुड़ गया, 10 देश जुड़ गया। अब इन 10 देश में से अगर, मतलब कि इन 10 देशों पर अगर कोई एक भी देश पर अगर आक्रमण करेगा कोई, तो ये 10 देश मिलकर के, ये 10 देश सोचेगा कि हम पर आक्रमण किया, और ये 10 देश मिलाकर के उस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, यानी कि अगर मान लेते हैं भारत, चीन, उन सब मिल जाता है, अब अगर कोई भारत पर आक्रमण कर देता है तो चीन, भारत, पाकिस्तान सब मिलकर के उस पर आक्रमण करेगा उल्टा, क्योंकि वो लोग समझता है कि अगर ये 10 देश में से एक भी देश पर आक्रमण किया तो इसका मतलब हुआ कि ये 10 देश पर आक्रमण किया। ये होता है संधि का मतलब, एक प्रकार का समझ रहे, पूरा यूनिटी। तो नाटो जो है एक संधि था, जो कि अमेरिका की अगुवाई में यूरोपीय देशों का गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को जन्म देना था, अर्थात अमेरिका ने सुरक्षा की दृष्टि से भी इन देशों को आपस में जोड़ दिया। अब देखिए, 1948 में जो मार्शल प्लान आया था, कब आया था मार्शल प्लान? 1948 में। ठीक है, तो 1948 में मार्शल प्लान के तहत, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई, तथा इस संगठन के जरिए पश्चिमी यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को जगह पर लाने के लिए काफी प्रयास किया गया। ठीक है, जगह पर लाने के लिए, यानी कि जो स्थिति बिगड़ गई थी उसको एक जगह लाने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया। उसके बाद 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन से भी यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास होने लगा। और 1957 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो गठन हुआ था, क्या है, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो गठन हुआ था, वो यूरोपीय देशों में आर्थिक विकास होने लगा। ठीक है, तो ये क्या था दोस्तों, ये हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी, यूरोपीय संघ के गठन का जो पूर्व, यानी कि जो पहले वाली घटना थी उसके हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, यूरोपीय संघ की विशेषताएं। सबसे पहले ये जो यूरोपीय संघ है उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी खूबी क्या है, इसको जानते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। देखिए,
पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे, आपको भी एग्जाम में इसी तरह लिखना है, इससे आपको एग्जामिनर जो है चेक करने वाला मार्क्स बहुत ज्यादा देगा। सबसे पहला पॉइंट है यूरोपीय संघ का अपना झंडा, स्थापना दिवस तथा मुद्रा। ठीक है, यूरोपीय संघ का विशेषता में से सबसे पहला विशेषता उसका अपना झंडा था, उसका अपना स्थापना दिवस था, उसका अपना मुद्रा था। दूसरा, यूरोपीय संघ का वर्ष 2016 ईस्वी में जीडीपी जो है वो 17,000 अरब डॉलर हो गया था। 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक रहा, जो कि अमेरिका के जीडीपी से लगभग बराबर था, और अमेरिका को कुछ देर के साथ पीछे भी किया था। तो यूरोपीय संघ का जो वर्ष 2016 ईस्वी में जीडीपी जो था वो 17,000 अरब डॉलर था, जो कि अमेरिका के जीडीपी से लगभग बराबर ही था। उसके बाद आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक क्षेत्र में यूरोपीय संघ बहुत अधिक विकास किया। आर्थिक के भी, राजनीतिक भी और सैनिक क्षेत्र में भी, तीनों क्षेत्र में जो है यूरोपीय संघ बहुत ज्यादा विकास किया था। चौथा पॉइंट है आपका यूरोपीय संघ की मुद्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूरो। यूरोपीय संघ में कौन सा मुद्रा चलता है? यूरो चलता है। तो वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिकी मुद्रा से 3 गुनी अधिक हिस्सेदारी लेती थी। समझ रहे हैं आप? पॉइंट को समझिए, थोड़ा बैकग्राउंड में सारा होगा, पर ध्यान दीजिए, यूरोपीय संघ जो मुद्रा थी यूरो, वो वर्ल्ड ट्रेड में अमेरिका मुद्रा से 3 गुना अधिक हिस्सेदारी लेती थी। ये यूरो जो था डॉलर से भी ज्यादा, और डॉलर जो एक हिस्सा लेती थी ये 3 गुना ज्यादा उससे। ठीक है, 5वां पॉइंट देखिए, यूरोपीय संघ के 2 सदस्य देश सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य है, एक ब्रिटिश और एक ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन और एक फ्रांस। ठीक है, तो ये दोनों देश जो है वो तो वीटो पावर में भी है, फिर आपका यूरोपीय संघ में भी है। तो यही कह रहा है कि यूरोपीय संघ का जो 2 सदस्य है, जिसका नाम है ब्रिटिश और एक है फ्रांस, ये दोनों जो है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य भी है, यानी कि परमानेंट सदस्य भी है। ठीक है, आगे देखिए, नोट, सुरक्षा परिषद के कुल अस्थायी सदस्य कितना है, कौन कौन है? एक अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है और ब्रिटेन है। टोटल 5 देश है। 5 देश को वीटो पावर मिला हुआ, निषेधाधिकार मिला हुआ, वीटो पावर। ठीक है, तो उन 5 देश में से कौन कौन है? एक आपका यहाँ पर फ्रांस और एक ब्रिटेन। ये फ्रांस और ब्रिटेन जो है वो सोवियत संघ के भी सदस्य है। तो यही यहाँ पर बात बोल रही है कि देखिए ये जो दोनों देश है वो वीटो पावर में भी है और यहाँ पर भी है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहा है। अब 6वां पॉइंट देखिए, सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोपीय संघ की सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। सैन्य ताकत की श्रेणी में यूरोपीय संघ की जो सेना है वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। परमाणु शक्ति, इस संघ के 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। ठीक है, तो परमाणु शक्ति में जो है ये 2 सदस्य देश जो है ब्रिटेन और फ्रांस, क्योंकि वीटो पावर है जिसके पास, इन दोनों के पास लगभग 550 परमाणु हथियार है। 8वां नंबर में देखेंगे, रक्षा बजट के साथ साथ संचार प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान इत्यादि में यूरोपीय संघ विश्व में दूसरा स्थान पर खड़ा है। तो लगभग या तो दूसरा स्थान पर है या फिर बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस तरीके से जो है यूरोपीय संघ उभरा। तो ये है यूरोपीय संघ की विशेषताएं। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कम से कम 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, हो सके तो आप सब लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये सभी चीजों को आप लोग को याद रखना। रक्षा बजट के साथ साथ जो है संचार प्रौद्योगिकी हो गया, अंतरिक्ष विज्ञान हो गया, ये सभी में जो है यूरोपीय संघ विश्व में कितने स्थान पर है? दूसरा स्थान पर है। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य, द मेन पर्पस ऑफ द यूरोपियन यूनियन। यूरोपीय संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इसको समझते हैं। इसमें भी आपको 5 मार्क्स शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो पूछता ही, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछा जाता है। आंतरिक सहयोग कर एक देश दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद कर रहा है, ये मुख्य उद्देश्य है। पहले क्या है, आंतरिक सहयोग कर एक देश दूसरे देश के आर्थिक विकास में मदद करना। एक समान मुद्रा का चलन कर एक समान आर्थिक ढांचा जो सभी देशों के लिए मददगार साबित हो, इसकी विस्तार करना, इसी का विस्तार करना। मतलब एक समान मुद्रा का चालन कर सके जिससे कि समान आर्थिक ढांचा जो कि सभी देशों के लिए मददगार हो, इस तरह का विस्तार करना, इस तरह का फैलाना। ठीक है, आंतरिक मामलों और न्याय से जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना, यानी कि जो आंतरिक मामला होती है, जो यूरोपीय संघ के अंदर की मामला होती है, उसको क्या करना, जुड़े मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करना। तो चौथा है वीजा मुक्त आवागमन, यानी कि वीजा फ्री, अगर आप जाएंगे वहां पर तो कोई भी वीजा वगैरह नहीं लगेगा, ये चीज करना। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, ये पढ़ रहे हैं मुख्य उद्देश्य। ये मुख्य उद्देश्य के बारे में उसका पढ़ रहे हैं, मेन पर्पस। देखिए 5वां नंबर, सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना, जैसे कि नाटो का गठन इसका एक उदाहरण तथा प्रमाण है। और सामूहिक सुरक्षा नीति का निर्माण कर उस पर टिके रहना। ठीक है, अब यूरोपीय संघ की नाकामियां अर्थात कमजोरियां। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी क्या क्या पढ़ा, यहाँ पर आप थोड़ा देख लीजिए, यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य। फिर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा आपका बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि था यूरोपीय संघ का विशेषताएं। फिर दोस्तों यूरोपीय संघ से जो पहले थी पूर्व घटित घटनाएं, यानी कि यूरोपीय संघ गठन से पहले वाली घटनाएं, तो उसको भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ते हैं इसकी कमजोरियां, यूरोपीय संघ की जो कमजोरियां थी इसको पढ़ते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे,
यूरोपीय संघ की नाकामियों में से सबसे पहला जो नाकामी है वो है यूरोपीय संघ के सदस्य देश कई बार एक दूसरे के विदेश नीति के खिलाफ रहे। अब विदेश नीति के खिलाफ मतलब क्या, जैसे कि आप 5 आदमी वहां पर बैठे हुए, 5 आदमी एक साथ है आप लोग, उसमें से दोस्तों कोई चीज बोला गया जिसमें 3 आदमी बोला कि हाँ करेंगे, 2 आदमी बोलता है नहीं करेंगे, मतलब एक प्रकार का वही आपका दुश्मन हो गया। तो वही चीज है कि यूरोपीय संघ के सदस्य देश में कई बार एक दूसरे की विदेश नीति के खिलाफ रहे हैं। जैसे कि इराक पर जो अमेरिका का आक्रमण के खिलाफ जर्मनी और फ्रांस थे, जबकि दोनों देश यूरोपीय संघ का सदस्य था। तो इराक पर अमेरिका का जो आक्रमण के खिलाफ है वो जर्मनी और फ्रांस था, जबकि जर्मनी और फ्रांस जो है वो दोनों देश यूरोपीय संघ का सदस्य था और वही लोग खिलाफ था। दूसरा पॉइंट देखेंगे तो यूरो मुद्रा को लागू करने पर यूरोप के कुछ भागों में दिलचस्पी नहीं दिखी तथा इसे लेकर नाराजगी जाहिर किए, और यूरो मुद्रा यानी कि जो लागू किया यूरोप के अंदर, तो कुछ भागों में ये दिलचस्पी नहीं जगा इसके प्रति और नाराजगी जाहिर किया, जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क। ठीक है, स्वीडन और डेनमार्क ने मॉस्ट्रिच संधि के साथ यूरो मुद्रा को भी नकार दिया, यानी कि एक संधि भी नकारा। मॉस्ट्रिच संधि क्या है इसको भी देखेंगे, तो इसके साथ साथ जो है यूरो मुद्रा को भी नकार दिया। कौन? एक स्वीडन और डेनमार्क। तो ये पहली नाकामी आपका ये हो गया कि खिलाफ में जर्मनी और फ्रांस थे, जबकि दोनों देश यूरोपीय संघ का सदस्य देश है। उसका दूसरा आपका स्वीडन, जो कि यूरो को जो है पूर्ण रूप से जो है मुद्रा नहीं मानते हैं, नाराजगी जताते हैं। अब मॉस्ट्रिच संधि क्या है, जो कि स्वीडन और डेनमार्क ने मॉस्ट्रिच संधि के साथ साथ जो यूरो मुद्रा को भी नकार दिया था। ये मॉस्ट्रिच संधि क्या है, तो आमतौर पर इसे यूरोपीय संघ की संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूरोपीय संघ की संधि। 7 फरवरी 1992 में यूरोपीय समुदाय के मध्य हुए समझौते को कहा गया है। यह समझौता मॉस्ट्रिस्ट और हॉलैंड में हुआ था। किसके, कहां पर होता? मॉस्ट्रिस्ट, हॉलैंड में। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है मॉस्ट्रिस्ट पड़ा, क्योंकि हॉलैंड में है। तो आपको ध्यान रखना है डेट को, 7 फरवरी 1992 को यूरोपीय समुदाय के मध्य यानी कि बीच हुए समझौते को हम लोग बोलते हैं मॉस्ट्रिस्ट संधि, क्योंकि आमतौर पर इसे हम लोग यूरोपीय संघ की संधि भी कहते हैं। अब तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया कि यूरोपीय संघ के सदस्य जो है कई बार एक दूसरे के विदेश नीति के खिलाफ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, यूरो मुद्रा को ये पूर्ण रूप से नहीं माने हैं। तीसरा पॉइंट है आपसी विरोध के कारण संघ की शक्ति अब सीमित सी रह गई है। आपसी विरोध, जो आपस में विरोध करते हैं एक दूसरे का, इसके कारण जो संघ की शक्ति है, जो यूरोपीय संघ की शक्ति है, वो अब लिमिट में रह गई है। चौथा पॉइंट अगर देखेंगे तो ब्रिटेन ने अपने आप को आधिकारिक से 2016 में जनमत संग्रह लाकर इस संघ से अलग कर दिया, और 2016 में ब्रिटेन जो है वो इस संघ से अलग हो चुका है। तो यहाँ पर वही है कि जनमत संग्रह लाकर, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा संग्रह लाया था, क्या हुआ था, तो वही जनमत संग्रह लाकर जो है इस संघ से अलग कर दिया ब्रिटिश ने, यानी कि ब्रिटेन ने अपने आप को। कब? 2016 में। अब जनमत संग्रह क्या होता है इसको देखिए, जिसे मत संग्रह या फिर सिर्फ जनमत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? या तो मत संग्रह भी बोल सकते हैं या फिर जनमत संग्रह भी बोल सकते हैं। एक ऐसा प्रत्यक्ष मतदान जिसमें, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट, एक ऐसा प्रत्यक्ष यानी कि एक ऐसा डायरेक्ट वोट मतदान जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के सभी मतदाताओं को मतदान के द्वारा किसी एक विशेष प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के लिए कहा गया है। मतलब कि एक ऐसा वोटर जो कि डायरेक्ट देता है, ऐसा नहीं कि इधर उधर से इनडायरेक्टली, डायरेक्ट इस प्रस्ताव को या तो स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए मतदान करता है, वोट करता है, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। इसी को मत संग्रह भी बोल सकते हैं या फिर जनमत संग्रह भी। ठीक है, तो इसी के द्वारा जो है ब्रिटेन अपने आप को आधिकारिक से इससे जो है अलग कर लिया 2016 में। अब आगे देखिए आसियान, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आसियान को आप लोग को समझना है और यही इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय संघ के बारे में हम लोगों ने देखा क्या क्या पढ़ा आप लोगों के लिए। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस आपका चैप्टर को फटाफट समाप्त करेंगे। अब देखिए आसियान के बारे में हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान का सबसे पहले फुल फॉर्म देखिए, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, एसोसिएशन, ए से एसोसिएशन, एस से साउथ, ई से ईस्ट, ए से एशियन, एन से नेशन। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का गठन, इसी को बोलते हैं आसियान। अब ये आसियान क्या है, आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, आसियान की कमियां क्या है, आसियान का रिलेशन क्या है, भारत के साथ रिलेशन क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 1967 ईस्वी में इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया तथा थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली थी। तो कौन कौन सबसे पहले कब डाली थी आसियान की नींव? 1967 में। कौन कौन? एक इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की नींव डाली थी। अब आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है? सबसे पहले है विकास की प्रगति, विकास हो। इनमें सदस्य देश आर्थिक विकास करने के लिए एक दूसरे से जुड़ गए और मिलजुल कर आपस में विकास करने लगे।
ठीक है, मिलजुल कर विकास करने लगे। सबसे पहला पॉइंट था विकास की प्रगति, सभी सदस्य जो है आपस में मिल गया और एक दूसरे का मदद करके मिलजुल करके विकास करने लगा। दूसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक। आसियान का प्रमुख उद्देश्यों में से सामाजिक सांस्कृतिक विकास हासिल करना भी एक मुख्य उद्देश्य था। तो आसियान का जो प्रमुख उद्देश्य था उसमें से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास का हासिल करना भी एक क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम के आधार पर क्षेत्रीय शांति हो गया और एक स्थायित्व हो गया, इन दोनों को बढ़ावा देना। चौथा क्या है, निष्पक्षता, सहयोग तथा हस्तक्षेप। हस्तक्षेप मतलब दूसरे का काम में दखल देना, हस्तक्षेप मतलब दूसरे का काम में दखल ना देना। तो निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देना इसी संघ का मुख्य उद्देश्य रहा है, यानी कि आसियान का मुख्य उद्देश्य रहा है। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय शांति था, यह हस्तक्षेप, दूसरे का काम में दखल ना देना, इस तरह का मुख्य उद्देश्य किसका रहा है, आसियान का। आसियान में एक म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस तथा ब्रुनेई दारुसलाम ने अपना जगह बनाई, अर्थात यह देश भी बाद के वर्षों में आसियान की सदस्यता ली और आसियान के सदस्य 10 देशों की संख्या जो है 10 हो गई। बाद में कौन कौन, एक म्यांमार हो गया जिसको बर्मा बोलते हैं, एक कंबोडिया, एक वियतनाम, एक लाओस और एक ब्रुनेई दारुसलाम ने भी अपना जगह बनाई, यानी कि इस संघ में हिस्सा लिया आसियान में सदस्यता में, और इसमें टोटल संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, अब देखिए आसियान शैली, आसियान वे, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आसियान शैली। आसियान ने टकराव रहित, औपचारिक तथा सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया, जिसे आसियान वे के नाम से जाना जाता है। तो आसियान शैली जो है वो टकराव रहित, औपचारिक तथा सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया, जिसे बोलते हैं आसियान वे का नाम से हम लोग जानते हैं। तो इस चीज को समझेंगे, आसियान वे, आसियान शैली क्या बोलता है, टकराव रहित, औपचारिक तथा सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया है, बहुत ज्यादा अपने आपको सम्मान प्राप्त किया, इसी को हम लोग बोलते हैं आसियान वे। ठीक है, अब देखिए वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभ के आधार पर आसियान समुदाय निर्माण की दिशा में अपना कदम उठाया। 3 स्तंभ क्या क्या है इसको देखते हैं, कब किया था, 2003 में। कब किया था, 2003 में। आसियान ने टोटल 3 स्तंभ पर कदम उठाया था, अपना निर्माण किया था समुदाय के, आसियान समुदाय की टोटल 3 स्तंभ के आधार पर। सबसे पहला आसियान सुरक्षा समुदाय, दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तीनों के बारे में लोग एक एक करके जानेंगे, पर चेक करें तो वॉइस क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट है आपका, यहाँ पर ध्यान से कर देखेंगे आप लोग, आसियान सुरक्षा समुदाय। इसके तहत अर्थात इस समुदाय में आसियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए सैनिक का इस्तेमाल ना कर वार्ता, यानी कि वार्तालाप करके, बात करके दोनों पक्षों के बीच सहमति स्थापित करना। देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे बातें लिखी हुई है। तो इसके यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत क्या है, देखिए कभी कभी एक पॉइंट को ले लेगा सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन को, तो इसको भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान देंगे। तो इसके तहत क्या है कि इस समुदाय में आसियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि क्षेत्रीय विवाद जो होते हैं उसको सुलझाने के लिए सैनिक वगैरह का, सैन्य शक्ति का इस्तेमाल ना करके दोनों के बीच में बात करके, बातचीत करवा के मेल मिलाप करना, सहमति स्थापित करना, यही सबसे पहला इसका उद्देश्य है, यानी कि आसियान सुरक्षा समुदाय के अंतर्गत। दूसरा आसियान आर्थिक समुदाय, पहले है सुरक्षा समुदाय, अब है आर्थिक समुदाय। आसियान ने निवेश यानी कि खर्च, श्रम तथा सेवाओं के मामले में FTA यानी कि फ्री ट्रेड एरिया अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र मतलब एक प्रकार का टैक्स फ्री, सब कुछ फ्री, इसको बोलते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र। आसियान जो है निवेश, श्रम, यहाँ पर श्रम नहीं होगा, यहाँ पर टैक्स वगैरह कुछ होगा, और सेवाओं के मामले में जो है फ्री ट्रेड एरिया यानी कि FTA अर्थात मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की ओर बढ़ा। तीसरा पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। अब सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय क्या होता है इसको समझते हैं। वर्ष 1994 ईस्वी में आसियान के सदस्य देशों ARF आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। क्या है, वर्ष 1994 ईस्वी में आसियान के सदस्य देशों ARF यानी कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना की। आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। ठीक है, तो आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की एक बहिर्मुखी भूमिका को प्रमुखता दी गई। अब दूसरा देखेंगे भारत के आसियान का संबंध। भारत और आसियान के बीच का जो संबंध है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चीनी अर्थव्यवस्था में फिर हम लोग इन कर जाएंगे। ठीक है, देखिए भारत के आसियान का संबंध। भारत ने आसियान के सदस्यों एक मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार पर समझौता किया। ठीक है, किसके किसके साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो भारत ने आसियान के सदस्य, एक मलेशिया हो गया, एक सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, इन तीनों के साथ फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार पर समझौता किया है। दूसरा पॉइंट है वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू की गई है। कब, वर्ष 2010 में आसियान और भारत जो है वो मुक्त व्यापार क्षेत्र
व्यवस्था लागू की गई थी। आसियान एशिया एकमात्र संगठन है जो कि एशियाई देशों तथा विश्व शक्तियों, राजनीतिक और सुरक्षा के मामले में बातचीत करने के लिए राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है। और आसियान एक ऐसा संगठन, एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि एशियाई देशों से विश्व शक्तियों, राजनीतिक और सुरक्षा के मामलों में बातचीत करने के लिए एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराता है, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट नहीं घुस घुस करके, ठीक है। तीसरा है, भारत ने भी वर्ष 1991 में पूरब की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट, क्या है, पूरब की ओर देखो नीति यानी कि लुक ईस्ट तथा वर्ष 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाई। इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई, ठीक है। किससे? इससे पूर्वी एशिया के देशों से आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं, ये आपका पार्ट 1 है, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग जो है चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को आपका कंप्लीट ही कर देंगे पूरा। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चीन के बारे में पढ़ेंगे, फिर जापान के बारे में पढ़ेंगे, भारत और चीन का विवाद के बारे में पढ़ेंगे, भारत और चीन के बीच का जो प्रॉब्लम है, जो स्थिति है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में जो क्या क्या इंपॉर्टेंट था, एक बार अगर इसको हम लोग नजर डाल लें, फटाफट नजर डाल लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, तो उसके बाद फिर इस चैप्टर इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यूरोपीय संघ क्या होता है भाई, पूछा जाता है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में। यूरोपीय संघ के गठन के पूर्व घटित घटना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। मार्शल योजना तो कई बार पूछा गया है, नाटो ये तो कई बार पूछा गया है। मार्शल प्लान वही योजना, इसके बारे में। यूरोपीय संघ की विशेषताएं लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर अगर आपको देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, जो पूछा जाता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो पावर के बारे में तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका आएगा, टेंशन मत लीजिए। यूरोपीय संघ का मुख्य उद्देश्य क्या क्या था, इसके बारे में भी पूछता है। फिर अगर आप आगे जाएंगे, यूरोपीय संघ का नाकामियां, कमजोरियां क्या क्या थी, नाकामियां क्या क्या थी, इसके बारे में भी पूछता है। फिर मास्टर्स, इसके बारे में नहीं पूछता है। फिर जनमत संग्रह, इसके बारे में पूछता है शॉर्ट क्वेश्चन में। आसियान के बारे में तो दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना ही है, ठीक है। आसियान का मुख्य उद्देश्य, आसियान क्या है, आसियान शैली क्या है, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में जो 3 स्तंभ निकाला था, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत और आसियान के बीच का जो संबंध है, जैसे पहले कल हम लोग पढ़ेंगे भारत और चीन के बीच संबंध, उसी तरीके से भारत और आसियान के बीच का संबंध है। और ये भी क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग यहीं पे रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग शुरू करेंगे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। अगर दोस्तों आपको सच में लगा कि यहाँ पर आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, दोस्तों आपको मजा आ रहा है, तो प्लीज एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा, आपको कैसा लगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को छोड़ने से पहले अभी एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिए। इसका क्वेश्चन आंसर जो है उसका वीडियो का लिंक ऑलरेडी डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन पे, आप जाके देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सभी तरह का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।